Hello, my dear student. Dear student, I am your teacher of English, and today's class we will discuss our English subject topics. So let's see what we will discuss in today's class. डियर स्टूडेंट, अब तक हमने हमारी इंग्लिश में 7 चैप्टर अच्छे से सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिए थे. आज का अपना टॉपिक रहेगा 8th चैप्टर, दैट इज सोप द टेलर ऑफ फेबल्स. फेबल्स क्या होते हैं बच्चों? फेबल्स वो होती हैं जो छोटी छोटी कहानियाँ होती हैं जो हमें कुछ सिखाने के लिए सुनाई जाती है, यानी ऐसी छोटी कहानियाँ जिनमें हमारे लिए कोई सीख होती है, तो उन्हें फेबल्स कहा जाता है. देखिए, द टेलर ऑफ फेबल्स यानी छोटी कहानियों का सुनाने वाला. तो देखिए, फेबल्स आर शॉर्ट स्टोरीज यूजुअली अबाउट एनिमल्स विच आर मेड टू टॉक लाइक ह्यूमन बींग्स. फेबल्स वैसे तो छोटी स्टोरियाँ होती हैं. फेबल्स वो छोटी स्टोरियाँ होती हैं जो जानवरों के लिए और एनिमल्स के लिए होती हैं. क्या होता है कि पहले के जो एनिमल्स होते थे, कहानियों के माध्यम से ऐसा माना जाता है कि जानवर बातें करते हैं, जैसे अपन फॉक्स की इन सब की बातें करते हैं. तो जब कहानियाँ हम सुनते हैं या सुनाते हैं तो हमें ऐसा प्रतीत होता है कि ये जानवर बातें करते, तो उन्हें ही फेबल्स कहा जाता है. दे आर वाइज टेल्स विच गिव अस ए लेसन ऑन हाउ टू एक्ट इन डिफरेंट सिचुएशन. और ये वो छोटी कहानियाँ, चतुर कहानियाँ होती हैं जो हमें ये बताती है कि जब हमारे पास विपरीत परिस्थितियाँ हों, हमारे अनुकूल हमारी सिचुएशंस ना हो, तो हमें उस समय कैसा बिहेवियर हमारा होना चाहिए, हम कैसे उस सिचुएशन से डील करें. देयर इज़ द वेल नोन फेबल अबाउट द माइस हु हेल्ड ए काउंसिल टू डिसाइड वॉट टू डू अबाउट द कैट विच कीप्ड अटैकिंग देम. ये एक जानी पहचानी कहानी है, जैसे कि इसके बारे में हम लोग लगभग सभी बच्चे सुनते आ रहे हैं. एक चूहा होता है, माइस होता है, वो एक मीटिंग रखता है, किस काउंसलिंग यानी कि सभा या मीटिंग रखता है. अपने जितने भी चूहे हैं उन चूहों की मीटिंग रखता है. किस लिए? वो उस मीटिंग में डिसाइड किया जाना होता है कि एक बिल्ली है जो उनके यहाँ आती है चोरी चुपके और उन चूहों पर अटैक करके उनको खा जाती है. तो उनके साथ में हम उस बिल्ली के साथ में क्या किया जाए, इसके लिए उन चूहों के द्वारा एक मीटिंग रखी जाती है. One mouse suggested that a bell should be hung around the cat's neck. और उनमें से एक चूहा, माइस क्या होता है? माइस बच्चों चूहों की फुल फॉर्म होती है. माउस होता है सिंगुलर फॉर्म, माइस होता है प्लूरल फॉर्म. तो उनमें से एक माउस बोला, उसने सुझाव दिया, क्यों ना हम बिल्ली के गले में एक घंटी बांध दें. द टिंकलिंग ऑफ द बेल वुड वॉर्न देम व्हेन शी अप्रोच्ड. और उसके गले में जो घंटी होगी वो जब बजेगी तो हमें ये वॉर्न कर देगा, हमें सचेत हो जाएंगे कि बिल्ली इस तरफ से आ रही है. जब वो आएगी तो उसके गले में घंटी आवाज़ करेगी, तो वो उस आवाज़ से हम सचेत हो जाएंगे और उस बिल्ली के आक्रमण से, अटैक से हम बच सकते हैं. Most of them agreed that it was a good plan. Then an old mouse said, "But who is going to bail the cat?" सारे जितने भी चूहे थे वो सारे के सारे लगभग उसके इस सुझाव से संतुष्ट हो गए कि हाँ, हमें बिल्ली के गले में घंटी बांध देनी चाहिए. लेकिन उनमें से एक बूढ़ा चूहा था, वो बोला कि कौन है जो उस बिल्ली के गले में घंटी बांधने जाएगा. This story tells us that it is easier to offer dangerous advice than to act upon it. और ये स्टोरी हमें यह सीख देती है, ये फेबल्स जो है हमें यह शिक्षा देता है कि ये तो आसान है, किसी भी डेंजर सिचुएशन के लिए हमें सुझाव देना आसान है, लेकिन उस सुझाव के ऊपर अमल करना मुश्किल होता है. तो कोई भी सिचुएशन में हम राय दे सकते हैं कि इस परिस्थिति से हम इस प्रकार निपट सकते हैं, लेकिन उस परिस्थिति पे हम कार्य कैसे करें वो मुश्किल होता है. तो इसका मतलब कथनी और करनी में फ़र्क होता है. आगे है, देन देयर इज़ दी वन अबाउट द फॉक्स हु सा जूसी ग्रेप्स ग्रोइंग ऑन ए वाइन एंड वांटेड टू ईट देम. और उसके अलावा एक और कहानी है उस चालाक लोमड़ी के बारे में जो क्या करती है, जूसी ग्रेप्स होते हैं, रसीले अंगूर होते हैं जो कि एक अंगूर की बेल पे लगे होते हैं, उनको देख के उस फॉक्स को उन अंगूरों को खाने की इच्छा होती है. ट्राई एज ही माइट ही कुड नॉट जम्प हाई इनफ टू रीच द ग्रेप्स. और उन अंगूरों को पाने के लिए वो फॉक्स लंबी लंबी छलांग मारती है, लेकिन वो उन तक नहीं पहुंच पाती है क्योंकि वो काफ़ी ऊंचाई पर होते हैं. फाइनली ही गेव अप
saying that the grapes must be sour. और अंत में जब वह फोक्स उन अंगूरों तक नहीं पहुंच पाती है तो वो क्या बोलती है, वो अपनी उम्मीद छोड़ देती है क्योंकि वो पहुंच ही नहीं पाती। तो वो क्या बोलती है कि शायद ये अंगूर खट्टे होंगे, तभी तो मेरी पहुंच से बाहर है। दिस इज़ हाउ मैनी पीपल्स बिहेव, फाइंडिंग फॉल्ट विद वॉट दे कैन नॉट हैव। ये हमें बताता है, ये बहुत सारे लोगों के साथ होता है, बहुत सारे लोगों के बिहेवियर में ये होता है। जब कोई उनकी खुद की फॉल्ट होती है या कोई काम वो नहीं कर पाते हैं तो क्या बोलते हैं, उस चीज़ में ही या उस काम में ही कमियां ढूंढने लग जाते हैं। फॉल्ट यानी कमी, तो उसके अंदर कमियां ढूंढने लग जाते हैं। आगे देखिए, मैनी ऑफ दीज फेबल्स आर बिलीव्ड टू हैव बीन टोल्ड बाई ए मैन नेम्ड एसोप, प्रोनाउंस्ड ईसोप। प्रोनाउंस का मीन होता है उच्चारण। एसोप जो इसका उच्चारण हमें एसोप नहीं करना, ईसोप करना है, क्योंकि ये तो क्या है एसोप, लेकिन उच्चारण हमें करना है ईसोप। तो ये भी बहुत सारी कहानियाँ ऐसे मानी जाती है। एक व्यक्ति है ईसोप, उसके बारे में भी बहुत सारी कहानियाँ सुनाई जाती है, मानी जाती है। तो देखिए, हु लिव्ड इन ग्रीस अवर 2500 ईयर्स एगो। और ईसोप कौन था? ईसोप एक व्यक्ति था जो ग्रीस में रहा करता था। ग्रीस एक कंट्री है, तो वहाँ लगभग 2500 साल पहले रहा करता था। और ईसोप के बारे में भी बहुत सारी कहानियाँ सुनाई जाती है, कही जाती हैं। तो देखिए, वी डू नॉट नो मच अबाउट हिम एक्सेप्ट दैट ही वॉज ए स्लेव एंड मच वाइजर देन हिज मास्टर। हम उसके बारे में यानी कि हम ईसोप के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं जानते, लेकिन इतना जानते हैं कि वो एक दास था। स्लेव का मीन होता है गुलाम था, लेकिन वो चतुर था अपने मास्टरों के, यानी उसके जो मालिक थे, क्योंकि वो तो गुलाम था, हर गुलाम का कोई मालिक होता है, वो अपने गुलाम, तो उसके बारे में स्लेव गुलाम होता है, तो हर गुलाम का कोई ना कोई मालिक होता है। तो अपने मालिकों की तुलना में वह ज़्यादा चतुर था। तो एक बात तो उसके बारे में पता है, उसके बारे में हम ज़्यादा नहीं जानते। ईसोप के बारे में कुछ ज़्यादा हमें नहीं पता, लेकिन इतना ज़रूर जानते हैं कि वो अपने मालिकों की तुलना में ज़्यादा समझदार था। We do not even know for sure whether he told these stories, but they have been known as Aesop's fables for centuries. ये नहीं जानते कि ये जो स्टोरी हम सुनते हैं ईसोप के बारे में, क्या ये उसी के बारे में या किसी और के बारे में, लेकिन कई सालों से, कई शताब्दियों से, वर्षों से ऐसे जाना जाता है कि ये ईसोप की जीवन से संबंधित ही कहानियाँ हैं बच्चों। जैसे कि अपने यहाँ तेनालीराम, बीरबल, इनकी स्टोरियाँ काफ़ी फेमस होती हैं, इनकी चतुराई की स्टोरियाँ ज़्यादा फेमस है। ठीक वैसे ग्रीस में ईसोप नाम का जो व्यक्ति है, जो एक स्लेव है, दास है, गुलाम है, उसकी स्टोरियाँ काफ़ी ज़्यादा फेमस है। देर आर मैनी इंटरेस्टिंग स्टोरीज अबाउट ईसोप हिमसेल्फ। और ईसोप खुद के बारे यानी ईसोप के बारे में, खुद के बारे में भी खूब सारी इंटरेस्टिंग स्टोरियाँ प्रचलित है। तो देखिए, इन ओल्डन डेज मैन एंड वुमेन वर सोल्ड एज स्लेव। पुराने ज़माने में, यानी पुराने ज़माना कब की बात है? 2500 साल पहले की बात है। ग्रीस के अंदर औरतों और पुरुषों को एक दास के रूप में बेचा जाता था। उनको गुलाम बनाने के लिए खरीदा और बेचा जाता था। वन डे ईसोप एंड 2 अदर मैन वर पुट अप फॉर सेल। एक दिन ईसोप और उसके साथ में 2 व्यक्तियों को बेचने के लिए रखा हुआ था, यानी उनकी बोली लगनी थी। जेंथस, ए वेल्दी मैन, वांटेड ए स्लेव एंड ही आस्क्ड देम व्हाट कैन यू डू। और जेंथस, इसका भी प्रोनाउंसिएशन जैसे बच्चों, इसका जेंथस का स्पेलिंग दूसरी है, प्रोनाउंसिएशन क्या करना है? जेंथस। इसीलिए कहा गया है कि इसको प्रोनाउंशिएट जेंथस करना है। तो जेंथस एक व्यक्ति था जो काफ़ी ज़्यादा अमीर था, और वो क्या चाहता था? वो एक गुलाम खरीदना चाहता था। इसलिए कौन बैठा हुआ था? एक तो था ईसोप, और ईसोप के साथ में 2 व्यक्ति और थे जो खरीदने के लिए या बेचने के लिए तैयार थे अपने आप को। तो उनसे जेंथस ने पूछा कि तुम मेरे लिए क्या कर सकते हो? द 2 men boasted about the many things they could do, for both wanted a rich master. 2 व्यक्ति, यानी कि ईसोप के अलावा उसके साथ जो 2 व्यक्ति थे, बोस्टेड का मीन होता है अपने आप के बारे में गर्व से बताना। तो दोनों अपने आप के बारे में गर्व से बता रहे थे कि वो उसके लिए क्या कर सकते थे। क्यों? क्योंकि दोनों को ही एक अमीर मालिक की जरूरत थी, दोनों ही
अमीर मालिक के यहाँ काम करना चाहते थे, इसलिए दोनों अपनी बढ़ चढ़ के तारीफें कर रहे थे। जेंथस आस्क्ड द सेम क्वेश्चन टू अशोक। जेंथस ने वही क्वेश्चन अशोक से भी पूछा कि तुम मेरे लिए क्या कर सकते हो। द अदर कैन डू सो मच सेड अशोक दैट देयर इज नथिंग लेफ्ट फॉर मी टू डू। और फिर अशोक ने क्या जवाब दिया? अशोक ने कहा कि बाकी जो लोग हैं वो आपके लिए बहुत ज़्यादा कर सकते हैं, तो इसलिए मेरे लिए तो कुछ करने के लिए बचा ही नहीं। विल यू बी हॉनेस्ट एंड फेथफुल इफ़ यू आई बाई यू सेड जेंथस। फिर जेंथस ने क्या कहा? जेंथस ने कहा यदि मैं तुम्हें खरीदता हूँ तो क्या तुम मेरे लिए ईमानदार और वफादार रहोगे? आई शैल बी दैट वेदर यू बाई मी और नॉट, अशोक रिप्लाइड। अशोक ने क्या जवाब दिया कि हाँ, शायद मैं हो सकता हूँ, यदि आप मुझे खरीदते हो या नहीं खरीदते हो। यदि आप मुझे खरीदते हो तो शायद मैं आपके लिए वफादार और ईमानदार रहूँगा। विल यू प्रोमिस नॉट टू रन अवे। फिर जेंथस ने कहा क्या तुम वादा करते हो? अशोक से कहा क्या तुम वादा करते हो कि मैं अगर तुम्हें खरीद लूँगा तो तुम भागोगे नहीं? डिड यू एवर हियर, आंसर्ड अशोक, ऑफ ए बर्ड इन ए केज दैट प्रोमिस टू स्टे इन इट। तो फिर अशोक ने क्या जवाब दिया? अशोक ने कहा क्या कभी आपने सुना है कि पिंजरे में कैद हुआ पक्षी एक जगह रुकने का प्रॉमिस करता है? क्या कोई पिंजरे में कैद हुआ पक्षी ये कहता है कि मैं हमेशा पिंजरे में ही रहूँगा, इसका मतलब मैं भागने के लिए उतारू रहूँगा। जेंथस वॉज सो प्लीज्ड विद द आंसर दैट ही बोट अशोक। जेंथस अशोक के उत्तर से काफ़ी ज़्यादा खुश हुआ और जेंथस अशोक के इस जवाब से बहुत ज़्यादा खुश हुआ और उसने अशोक को खरीद लिया। वन डे जेंथस फुलिशली एक्सेप्टेड ए डेयर दैट ही कुड ड्रिंक द सी ड्राई। एक दिन जेंथस, जो कौन था? अशोक का मालिक था, जो अमीर मालिक था, उसने मूर्खतापूर्ण एक डेयर यानी एक डेयर था वो स्वीकार कर लिया। डेयर क्या था? कि वह समुद्र के पानी को पी सकता है और समुद्र को सुखा सकता है, जो कि असंभव है। लेकिन जेंथस ने अपने किसी दोस्त के सामने यह चुनौती, डेयर को हम बोल सकते हैं चुनौती, इस चुनौती को स्वीकार कर लिया और कहा कि मैं समुद्र के पानी को पी सकता हूँ और समुद्र को सुखा सकता हूँ, क्योंकि ये तो लगभग असंभव होता है। देन ही ग्रू अलार्म्ड एंड वेंट टू अशोक फॉर एडवाइस। अब वो इसके प्रति चिंतित, अलार्म का मीन होता है चिंतित होना, तो वो अब चिंतित हो गया कि मैंने ये चुनौती तो स्वीकार कर ली, क्या ये मैं कर पाऊंगा? अब इससे डर तो गया था वो कि मैंने गलत चुनौती स्वीकार कर ली। अब एडवाइस लेने के लिए वो अशोक के पास गया क्योंकि वो जानता था कि अशोक उसकी तुलना में ज़्यादा समझदार है। इट इज़ इम्पॉसिबल टू परफॉर्म दिस टास्क सेड अशोक, बट आई विल शो यू हाउ टू अवॉइड इट। अशोक ने क्या कहा जब उसने कहा कि मैंने समुद्र को पीने की और सुखाने की चुनौती को स्वीकार कर लिया है, लेकिन मुझे पता ये असंभव है, तो अब मैं क्या करूं? तो अशोक ने कहा ये तो बिल्कुल ही असंभव है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति समुद्र के पानी को पी नहीं सकता, ना ही उसे सुखा सकता है। लेकिन आप इस चुनौती को स्वीकार कर चुके हो, लेकिन इससे आप बच कैसे सकते हो? इस चुनौती को आप टाल कैसे सकते हो? नेक्स्ट डे द टू मैन वेंट to the seashore accompanied by a great number of people। अगले दिन दो व्यक्ति काफ़ी भीड़ लेके, यानी लोगों की काफ़ी संख्या में ज़्यादा लोगों की भीड़ थी, उसके साथ में उस नदी के किनारे गए। सीहोर का मीन होता है किनारे। Aesop had got there earlier in set up a table with a several large glasses upon it। लेकिन Aesop क्या था? उसका नौकर था वो उन व्यक्तियों के, यानी ये जो दो व्यक्ति थे, एक तो कौन था? जेंथस था, दूसरा वह व्यक्ति था जिसके साथ जेंथस ने शर्त लगाई थी, चुनौती स्वीकार की थी। तो उनके जाने से पहले ही अशोक वहाँ पहुँच गया और एक बड़ी सी टेबल के ऊपर खूब सारे ग्लासों को रखा, जैसा कि आपको डायग्राम में दिख रहा है। जेंथस सर्वेंट्स स्टूड नियर बाई विद जग्स टू फिल द ग्लास। और जेंथस के नौकर पास ही में उस स्टूल के पास खड़े हो गए, जो क्या लेके? जग को हाथ में लेके खड़े हो गए ताकि उन ग्लासों को भर सके। जेंथस टुक हिज सीट एट द टेबल। जेंथस ने टेबल के पास में अपनी सीट लगाई और वहाँ बैठ गया। देन ही टर्न टू द मैन हु हैड डेयर्ड हिम एंड सेड, माई चैलेंज इज टू ड्रिंक अप द सी। और उसके बाद में
वह व्यक्ति जो जिसके साथ में उसने चुनौती को स्वीकार किया था उसके सामने बैठ गया और उस व्यक्ति ने कहा कि अब मेरा चैलेंज है कि तुम इस समुद्र के पानी को पी जाओ। आई सेड नथिंग ऑफ द रिवर्स एंड स्ट्रीम्स दैट आर फॉलोइंग इनटू इट, स्टॉप अप दिस एंड आई विल डू माई पार्ट। और फिर जेंतस ने कहा, मैं कुछ नहीं कहना चाहता आपको, मैं आपकी ये शर्त मानता हूँ, लेकिन इससे पहले मेरी भी एक शर्त है, मैं भी आपको कुछ कहना चाहता हूँ कि आप इन नदियों को और इन झरनों को बहने से रोकिए ताकि मैं अपना काम कर सकूं, क्योंकि यदि ये बहना रुकेंगी तभी तो मैं अपना काम करूँगा, क्योंकि चलते हुए पानी को मैं नहीं पी पाऊँगा। तो आप इन नदियों को कहिए कि आप बहना बंद कीजिए ताकि मैं अपना काम कर सकूँ। अनदर टाइम जेंतस वॉज गोइंग ऑन ए लॉन्ग जर्नी। अब यहाँ उनकी जो शर्त थी वो उनसे वो बच गए। अब दूसरी समय की बात है, जेंतस जो थे एक लंबी यात्रा पे जा रहे थे। ही ऑर्डर्ड हिज सर्वेंट्स टू पुट हिज थिंग्स टुगेदर इनटू बंडल्स सो दैट दे कुड कैरी देम। और उसने जेंतस ने अपने नौकरों को आदेश दिया कि जितना भी सामान है, यात्रा पे जाते हैं तो कुछ सामान साथ में लेके जाते हैं, तो कहा जितना भी सामान है उनको एक बंडल्स में बांध लो, अलग अलग बंडल्स में बांध लो ताकि उनको साथ में लेके जाया जा सके। When everything was neatly tied up, Esau went to his master and begged for the lightest bundle। और जब सारा सामान बंडलों में बांध लिया गया तो ईसोप अपने मालिक के पास गया और उनसे प्रार्थना, बैग यानी भीख मांगना, प्रार्थना करना, तो उनसे प्रार्थना करी कि मुझे सबसे हल्का बंडल लेने दिया जाए। विशिंग टू प्लीज हिज फेवरेट स्लेव द मास्टर टोल्ड असोप टू चूज द वन ही विश टू कैरी। और अपने फेवरेट दास की, यानी इसोप कौन था, इसोप तो उसका सबसे फेवरेट गुलाम था जो हमेशा ही उसको मुसीबतों से बचाता था। अब अपने फेवरेट, अपने सबसे अच्छे दास को खुश करने के लिए जेंतस ने क्या कहा कि तुम्हारी जिस भी बंडल को उठाने की इच्छा है तुम उस बंडल को उठा सकते हो। इसोप पिक्ड अप द बास्केट ऑफ ब्रेड। और इसोप ने जो बास्केट था, किसका, ब्रेड का, रोटियों का बना हुआ जो बास्केट था जिसके अंदर खूब सारी रोटियां थी, उसको उसने उठाया। द अदर सर्वेंट्स लाफ्ड एट हिज फुलिशनेस फॉर दैट बास्केट वॉज द हैवीएस्ट ऑफ ऑल। और बाकी सर्वेंट उसके ऊपर हंसे, क्यों, क्योंकि वो जो रोटियों की बास्केट थी वो तो सबसे भारी बास्केट थी, उसमें तो सबसे ज़्यादा वजन था। तो जब उसने सबसे भारी वाली बास्केट उठाई तो सारे बाकी के जितने भी लोग थे वो उसके ऊपर हंसने लग गए कि कैसा मूर्ख इंसान है, सबसे भारी वाली बास्केट उसने उठाई है। आफ्टर ट्रेवलिंग फॉर ए फ्यू आवर्स जेंतस स्टॉप्ड एट एन इन फॉर ए मील। और काफ़ी लंबे समय तक की यात्रा करने के बाद में जेंतस ने एक सराय यानी धर्मशाला, जहाँ बोल सकते इनका मीन होता है धर्मशाला या सराय, सराय धर्मशाला में अपने लोगों को ठहराया ताकि वो भोजन कर सके। दी सर्वेंट्स वर टायर्ड एंड हंग्री फॉर दे हैड कैरीड हैवी लोड सिंस मॉर्निंग। और नौकर जो क्या थे, सुबह से काफ़ी ज़्यादा वजन उठा के चल रहे थे, वो थक चुके थे और वो भूखे थे। आफ्टर दे हैड रेस्टेड ईच मैन टुक ब्रेड फ्रॉम दी बास्केट। और हर व्यक्ति जब वो आराम कर चुके थे, काफ़ी ज़्यादा थके हुए थे, तो पहले उन्होंने आराम किया। आराम करने के बाद में जब वो थोड़े रिलैक्स हो गए तो उन्होंने, हर व्यक्ति ने उस बास्केट से रोटियां उठा के खाना शुरू किया। हाफ द ब्रेड वॉज इटन एट दिस मील। और लगभग आधा भोजन जो था वो उस टोकरियों से लिया जा चुका था, यानी वो काफ़ी भूखे थे तो आधा खाना तो उन्होंने खा लिया और बाकी देखिए। एंड व्हेन डिनर टाइम केम दे फिनिश द रिमेनिंग ब्रेड। और जो बचा हुआ भोजन था, बची हुई चपातियाँ थी, बाद में उन्होंने डिनर टाइम में उसको ख़त्म कर दिया। फॉर द रेस्ट ऑफ द जर्नी विच टुक मोस्ट ऑफ द नाइट एंड वॉज आवर रफ रोड्स असोप हैड नथिंग टू कैरी। और रात के समय जब उन्होंने भोजन कर लिया तो अब वो क्या था, उनका जर्नी का टाइम था रेस्ट करने का, और ज़्यादातर समय जो था उनका जर्नी में, तो कैसी सड़कें थी, सड़कें ऐसी सड़कों से उन्होंने यात्रा करी थी जो सड़कें काफ़ी ज़्यादा टूटी फूटी हुई थी। अब अशोक के पास तो कुछ नहीं था उठाने के लिए, क्यों, क्योंकि बाकी के जो नौकर थे उन्होंने तो बाकी सामान उठाया था, तो उनका सामान तो कम हुआ नहीं, लेकिन अशोक ने तो रोटियों से भरी टोकरी उठाई जो समय के साथ में धीरे धीरे कम होती चली गई और रात के समय तो वो बिल्कुल ही नष्ट खत्म हो गई, तो इसलिए अशोक के पास उठाने के लिए कुछ नहीं बचा था।
बट द लोड्स ऑफ द अदर सर्वेंट्स ग्रू हैवियर एंड हैवियर विथ एवरी स्टेप। लेकिन बाकी नौकरों के पास जो वजन था वो धीरे धीरे ज़्यादा होता गया, हर कदम पे उनका वजन बढ़ता गया। तो यहाँ हमने हमारी ये स्टोरी कंप्लीट कर ली है। आज आपको होमवर्क में क्या करना है वो देखिए। तो आपको करना है वर्ड बैंक में से स्पेलिंग। तो देखिए, फेबल होता है छोटी कहानियाँ, यूजुअली यानी सामान्यतया, टेल्स मीन्स कहानियाँ, काउंसिल होता है आपकी मीटिंग या सभा, टिंकलिंग यानी चमकना या आवाज़ करना, वॉन मीन्स सचेत करना, अप्रोच्ड मीन्स पास में जाना, वाइन मीन्स अंगूर की बेल, इंटरेस्टिंग मज़ेदार, स्लेव गुलाम, बोस्टेड यानी अपने बारे में गर्व से बताना, प्लीज्ड मीन्स खुश, अलार्म मीन्स चिंतित, चैलेंज यानी चुनौती, टास्क मीन्स कार्य, अवॉइड मीन्स टालना या मना करना, फेवरेट मीन्स सबसे ज़्यादा प्यारा, लोड्स यानी वजन। तो यहाँ आपको ये वर्ड बैंक की सारी स्पेलिंग मैंने आपको बता दी है। ये सारी की सारी आपको नोटबुक में अच्छे से राइट डाउन करनी है और लर्न करनी है। यहाँ तक आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप हमें पूछिए। तो आज हमने क्या किया, आज हमने चैप्टर को अच्छे से समझा है, पढ़ा है। नेक्स्ट हमारी क्लास में हम इस चैप्टर का जितना भी होमवर्क है वो करेंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉच दिस वंडरफुल वीडियो। आपको वीडियो को लाइक और शेयर और कमेंट करना। हैव ए नाइस डे।